नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एचजी सोशियोलॉजी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 9 को, जो कि है कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल कंट्रोल, सामाजिक नियंत्रण की अवधारणा। पिछले चैप्टर में हमने डिस्कस किया था समुदाय, समिति और संस्था की संकल्पनाओं के बारे में। 3 पार्ट में हमने वो चैप्टर कंप्लीट किया था और इंटरमीडिएट सोशियोलॉजी कोर्स की सीरीज में अब हम बात करने वाले हैं चैप्टर 9 के बारे में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सामाजिक नियंत्रण के अर्थ को। उसके बाद इसकी परिभाषा, इसके उद्देश्य, प्रकार, सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके सिंपल से अर्थ के बारे में। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, सामाजिक नियंत्रण की अवधारणा का समाजशास्त्रीय साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। मीन्स जब आप समाज शास्त्र पढ़ रहे हो, समाज शास्त्र सब्जेक्ट को समझना चाहते हो, तो उनमें कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। उन्हीं कॉन्सेप्ट में से सामाजिक नियंत्रण यानी सोशल कंट्रोल के कॉन्सेप्ट को भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सामाजिक नियंत्रण उस विधि को कहते हैं जिसके द्वारा कोई समाज अपने सदस्यों के व्यवहारों का नियमन करता है। नियमन यानी रेगुलेशन। वो अपने ही समाज के सदस्यों के व्यवहार को बताता है कि आपको इस प्रकार से व्यवहार करने हैं और इस प्रकार से व्यवहार आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते जब आप एक समाज के सदस्य हो। तो जो रेगुलेशन का तरीका है, जो नियमन का तरीका है, उस विधि को क्या कहते हैं? सामाजिक नियंत्रण। अगर हम दूसरे शब्दों में समझें, तो सामाजिक नियंत्रण का तात्पर्य क्या है? समाज के सदस्यों के व्यवहारों को इस प्रकार नियंत्रित करना कि वह समूह के द्वारा स्वीकृत व्यवहार को अपना सके। फॉर एग्जाम्पल, स्कूल की अगर हम बात करें, तो वहाँ पे आप समय पे आओ, शांति बना के रखो अपने क्लासरूम में, नकल ना करो एग्जाम के टाइम पे या और भी जब भी टेस्ट वगैरह हो रहे हों। तो मीन्स आप वहाँ के स्वीकृत व्यवहार को अपना रहे हैं। लेकिन अगर वो व्यवहार आप अपना रहे हो जो कि अस्वीकृत है, यानी जिन्हें स्वीकार नहीं किया जाता, तो आपको उन व्यवहारों को करने के लिए या समझ लो नियम तोड़ने पे क्या दी जाएगी? या तो चेतावनी दी जाएगी। अगर आप वार्निंग से नहीं समझते हो, तो आपको पनिशमेंट यानी दंड भी दिया जाएगा। मतलब सामाजिक नियंत्रण एक प्रक्रिया है जो व्यक्तियों को सामूहिक आदर्शों के अनुसार व्यवहार करने के लिए बाध्य करती है। या आप एक लाइन में ये बोल सकते हो कि समाज द्वारा ही व्यक्तियों के व्यवहार को नियंत्रित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सामाजिक नियंत्रण। फॉर एग्जाम्पल, ट्रैफिक नियम। लाल बत्ती पे आपको रुकना है, हरी बत्ती पे आप जा सकते हो, हेलमेट पहनना है, सीट बेल्ट लगानी है। ये सब किस लिए बनाए गए हैं नियम? ये जो नियम है, ये हमारी ही सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं, समाज की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए बनाए जाते हैं। और ये सारे नियम समाज में स्वीकृत हैं। अगर इनका आप उल्लंघन करते हो, तो पुलिस द्वारा चालान काट दिया जाएगा या फाइन लगा दिया जाएगा। मीन्स जो व्यवहार स्वीकृत हैं समाज में, उन्हें अपनाना और अस्वीकृत व्यवहार को त्यागना या सामूहिक आदर्शों के अनुसार व्यवहार करने की जो एक प्रक्रिया है, एक विधि है, वो क्या कहलाती है? सामाजिक नियंत्रण। अब हम बात कर लेते हैं सामाजिक नियंत्रण की परिभाषा के बारे में। इससे आपको इसका अर्थ और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो सामाजिक नियंत्रण की पहली परिभाषा है हिलर के अनुसार। इन्होंने बोला है कि अनेकों के हित के लिए कुछ का नियमन ही सामाजिक नियंत्रण है। मतलब मान लो ये सोसाइटी है, यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं। अब इसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए अनेक, एक की बात नहीं हो रही, एक से अधिक यानी अनेक, अनेकों के हित के लिए कुछ लोगों पे नियमन ही सामाजिक नियंत्रण है। अब ये कुछ लोग मीन्स इनकी संख्या कम है, यही ऐसे व्यवहार कर देते हैं जो समाज की व्यवस्था को में हानि पहुंचाती है। अगली परिभाषा है मैकाइवर तथा पेज की। इनके अनुसार सामाजिक नियंत्रण से तात्पर्य उस ढंग से है जिसमें संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था में क्या बनी रहती है? एकता। एवं जिसकी सहायता से, किसकी सहायता से? सामाजिक नियंत्रण की सहायता से यह व्यवस्था परिवर्तनशील संतुलन के रूप में क्रियाशील रहती है। समाज परिवर्तनशील होता है, हर व्यवस्था भी परिवर्तनशील होती है। ये परिवर्तनशील तभी होगी जब ये सही तरीके से काम करेगी। तो ये सही व्यवस्था सही तरीके से काम करे, सामाजिक व्यवस्था में एकता बनी रहे, प्रॉपरली ये वर्क करे, इसके लिए वहां पे सोशल कंट्रोल लगाना इंपॉर्टेंट है। तो सामाजिक नियंत्रण क्या है? एक ऐसा ढंग है, एक ऐसी विधि, एक ऐसी प्रक्रिया, एक ऐसा तरीका है जिससे संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था में क्या बनी रहती है? एकता। और अब देखो, समाज में अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। बुरे लोगों पे कंट्रोल लगाया जाता है, अच्छे लोगों के व्यवहारों को करने दिया जाता है। क्या समाज का वही स्वरूप अभी भी है? नहीं। नहीं, समय के साथ स्वरूप बदले हैं, पर व्यवस्था बनाने के लिए जो चीजें आवश्यक हैं वो तब भी होती थी उस समाज के अकॉर्डिंग, अब भी होती हैं, आगे भी होती रहेंगी। पहले कानून या नियम या रोक किस तरह से होते थे? उस समय काल के अनुसार। आज का समय काल जो है उसके अनुसार सामाजिक नियंत्रण बनाए रखे जाते हैं। बट मेनली इसका उद्देश्य क्या होता है? सामाजिक व्यवस्था में एकता बनाए रखना या समाज की व्यवस्था को बनाए रखना। अगली परिभाषा है स्मिथ की। इनके अनुसार सामाजिक नियंत्रण उन उद्देश्यों की पूर्ति है जो कि उन उद्देश्यों के प्रति जागरूक सामूहिक अनुकूलन के द्वारा होती है। अर्थात सामाजिक नियंत्रण का तात्पर्य उद्देश्यों की पूर्ति से है। उद्देश्य कौन से? साझा उद्देश्य जो समाज के लोगों द्वारा मिलकर बनाए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, ट्रैफिक रूल का फॉलो करना। ट्रैफिक रूल्स क्या है? आप हेलमेट पहनोगे, आप रेड लाइट पे रुकोगे, ग्रीन लाइट पे जाओगे। और ये क्यों बनाया गया है? सबकी भलाई के लिए। इससे एक्सीडेंट्स कम होंगे और यातायात सुचारू रूप से चलेगी। मीन्स ये जो नियम बनाए गए हैं वो किस लिए बनाए गए हैं? समाज की भलाई के लिए, समाज की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, सबकी सुरक्षा के लिए। और इसमें सबकी सहमति है। तो ये जो कुछ नियम है या जो उद्देश्य है, इनकी पूर्ति सामाजिक नियंत्रण करता है। लेकिन उन उद्देश्यों के प्रति जागरूक सामूहिक अनुकूलन होता है। जागरूक सामूहिक अनुकूलन यानी ऐसा नहीं है कि अनजाने में लोग कर रहे हैं। सबको पता है कि ट्रैफिक रूल्स फॉलो करना जरूरी है, इससे एक्सीडेंट्स कम होंगे, ट्रांसपोर्टेशन काफी स्मूथली चलेगा।
तो स्मिथ के अनुसार क्या है, सामाजिक नियंत्रण उन उद्देश्यों की पूर्ति है जो कि उन उद्देश्यों के प्रति जागरूक सामूहिक अनुकूलन के द्वारा होता है, यानी साझा सहमति से सब लोगों के द्वारा जिन व्यवहारों को, जिन नियमों को पालन किया जाता है जागरूक रूप से, उन सारे उद्देश्यों की पूर्ति क्या कहलाता है, सामाजिक नियंत्रण। ट्रैफिक रूल्स इसका सबसे ईजी और सबसे अच्छा उदाहरण है, उससे आप रिलेट करके सामाजिक नियंत्रण को काफी अच्छे से समझ सकते हो। अगली परिभाषा है बोगार्ड्स की। इनके अनुसार सामाजिक नियंत्रण वह पद्धति है जिसके द्वारा समूह अपने सदस्यों के व्यवहारों को नियंत्रित करता है। वही बात है कि एक पद्धति, एक मेथड, एक प्रक्रिया, एक विधि, एक तरीका होता है सोशल कंट्रोल, जिसके द्वारा क्या किया जाता है, समूह या समाज वहाँ के लोगों के व्यवहारों को कंट्रोल करता है या नियमित करता है या नियंत्रित करता है। अगली परिभाषा है ऑगबर्न एवं निमकॉफ के अनुसार। इन्होंने बोला है कि एक समाज व्यवस्था और स्थापित नियमों को बनाए रखने हेतु दबाव के जिस प्रतिमान प्रतिमान का मतलब होता है मॉडल, आदर्श या व्यवहार करने के जो तरीके हैं जिन्हें सबने एक्सेप्ट किया है, वह उसकी सामाजिक नियंत्रण की व्यवस्था कहलाती है। मतलब कोई भी समाज वहाँ की व्यवस्था और स्थापित नियम जो है कि क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है। मान लो स्कूल का एग्जांपल हम ले रहे हैं, स्कूल में आपको टाइम से आना है, यूनिफॉर्म पहननी है, प्रेयर में खड़े होना है, उसके बाद अपने क्लासरूम में जाना है, टीचर्स की बातें माननी है, क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना है, होमवर्क दिए जा रहे हैं वो सारी चीजें करना है। ये क्या है, उस स्कूल के नियम है, उसकी व्यवस्था है, स्थापित नियम। और इनको बनाए रखने के लिए दबाव के जिस प्रतिमान मीन्स जो डर का माहौल या एक डिसिप्लिन, अनुशासन का माहौल बनाया जाता है कि आपको इसी तरह से व्यवहार करने हैं, अगर नहीं करोगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। उन्हीं दबाव के प्रतिमान को सामाजिक नियंत्रण की व्यवस्था कही जाती है, अकॉर्डिंग टू ऑगबर्न एवं निमकॉफ। तो हमने सामाजिक नियंत्रण के अर्थ और उसकी परिभाषा की बात कर ली। अब हम बात कर लेते हैं सामाजिक नियंत्रण के उद्देश्य की। सबसे पहली लाइन आप हमेशा याद रखना, सामाजिक नियंत्रण समाज को सुव्यवस्थित, सुरक्षित और संतुलित बनाए रखने में मदद करता है। तो इसके उद्देश्य भी ऐसे ही होंगे जिससे कि समाज की व्यवस्था बनी रहे, वहाँ पे संतुलन बना रहे, लोग सुरक्षित अनुभव करें, उनके भावनाओं का, उनकी परंपराओं का, उनके मूल्यों का सम्मान हो, उसकी सुरक्षा हो। तो जैसा कि यहाँ पे पॉइंट 1 में लिखा हुआ है, व्यक्तियों के व्यवहार को नियंत्रित करना सामाजिक नियंत्रण का पहला उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य सामाजिक अव्यवस्था को उत्पन्न न होने देना, मीन्स समाज की व्यवस्था को बनाए रखना। अगर अव्यवस्था उत्पन्न हो जाएगा समाज में तो वो व्यवस्था सही तरीके से काम नहीं करेगी, समाज में असामाजिक तत्व अधिक हो जाएंगे, समाज का माहौल बिगाड़ेंगे, अपराध ज़्यादा होने लगेंगे, लोग परेशान रहने लगेंगे, डेली रूटीन भी उनका प्रभावित होगा। यानी समाज में अव्यवस्था को उत्पन्न ना होने देना मतलब समाज की व्यवस्था को बनाए रखना सामाजिक नियंत्रण का उद्देश्य है। तीसरे पॉइंट की बात करें, सामाजिक मूल्यों की सुरक्षा करना। चौथे पॉइंट में परंपराओं की और साथ ही साथ भावनाओं की समानता को स्थापित करना। ये कुछ इंपॉर्टेंट सामाजिक नियंत्रण के उद्देश्य हैं। अगला पॉइंट है समूह में एक रूपता बनाए रखना। एक रूपता मीन्स समानता, सिमिलैरिटी, लोग एक जैसे एक तरह के माहौल में रहें, ज़्यादा वहाँ पे डिस्टर्बेंस ना हो। और इन्हीं उद्देश्यों का पालन करते हुए किसी भी सोसाइटी में, किसी भी समुदाय में, किसी भी जगह पे सामाजिक नियंत्रण बनाया जाता है। इससे उस समाज की व्यवस्था सुचारू रूप से काम करती है। सामाजिक नियंत्रण के उद्देश्यों के बारे में हमने बात कर ली। अब इसके वर्गीकरण के या स्वरूपों के बारे में बात कर लेते हैं। विभिन्न समाज शास्त्रियों ने अपने अपने आधार पर सामाजिक नियंत्रण के टाइप्स बताए हैं, जिनमें 3 इंपॉर्टेंट नाम हैं, आपको याद रखने हैं। चार्ल्स हर्टन फूले, कार्ल मैनहाइम, तीसरे हैं किम्बल यंग। इन्होंने कौन कौन से टाइप बताए हैं? मुख्य रूप से इन तीनों ने 2 टाइप बताए हैं, नाम अलग अलग हैं। चार्ल्स फूले ने कॉन्शियस और अनकॉन्शियस सोशल कंट्रोल के बारे में बात करी है। कॉन्शियस यानी सचेत, जहाँ पे सोच समझकर नियंत्रण किया जाता है, अर्थात ऐसे सामाजिक नियंत्रण जो सोच समझकर बनाए और लागू किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कानून का जो निर्माण किया गया है, नियम उसमें जितने हैं, दंड प्रावधान जितने हैं, ये सारी चीज़ें सोच समझकर की गई हैं। इसको जानबूझकर बनाया गया और सबको पता है कि अगर इन नियमों को हमने पालन नहीं किया तो इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। तो वो जो टाइप होता है सामाजिक नियंत्रण का, उसे चार्ल्स हटन कूले कॉन्शियस सोशल कंट्रोल बोलते हैं। दूसरा उनका टाइप है अनकॉन्शियस, यानी कुछ ऐसे भी प्रकार के नियंत्रण होते हैं जिनके बारे में आपको पता नहीं है अच्छे से, या बहुत ज़्यादा आपने उसके बारे में सोचा नहीं, समझा नहीं, वो स्वतः ही आपके बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं। फॉर एग्जांपल, रीति रिवाज, परंपराएं, प्रथाएं, ये सारी चीज़ें आपके ब्रेन में बचपन से ही ऐसे सेट होती हैं। जैसे जैसे आप बढ़ते हो, अपने माहौल को देखते हो, अपने परिवार को देखते हो, वहाँ की परंपराएं, प्रथाएं, रीति रिवाज, त्यौहार मनाने का तरीका, कपड़े पहनने, किसके साथ किस तरह व्यवहार करना है, बड़ों को कैसे सम्मान करना है, अतिथि का स्वागत कैसे करना है, ये जो चीज़ें हैं या इनसे संबंधित नियम हैं या व्यवहार के तरीके हैं, ऐसे टाइप के नियंत्रण को, ऐसे टाइप के सामाजिक नियम को चार्ल्स हटन कूले ने अचेतन सामाजिक नियंत्रण या अनकॉन्शियस सोशल कंट्रोल बोला है। सेकेंड टाइप है कार्ल मैनहाइम का। इन्होंने भी 2 प्रकार के सामाजिक नियंत्रण बताए हैं। पहला है प्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण,
दूसरा है अप्रत्यक्ष, नाम से ही पता चल रहा है जहाँ पे संबंध आमने सामने के हो, वो संबंध के साथ उन व्यक्तियों के द्वारा आप पे अगर कंट्रोल हो, जैसे कि आपके परिवार, आपके मित्र मंडली या स्कूल में आपके टीचर्स वगैरह हैं, क्लासमेट्स हैं, इनके ज़रिए जो आपके व्यवहार को नियंत्रित किया जाता है, वो कौन से टाइप के अंतर्गत आते हैं? प्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण। और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे कि संस्थाएं, मीडिया, इनके द्वारा जब आप पे नियंत्रण लगाया जाए, आपके व्यवहार को नियंत्रण लगाया जाए, तो वो होता है अप्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण। फॉर एग्जाम्पल राज्य, कानून या मीडिया, इन सारे के जरिए लोगों के व्यवहार को नियंत्रित किया जाता है। तीसरे वर्गीकरण की अगर हम बात करें किम्बल यंग ने, तो उन्होंने 2 प्रकार के सामाजिक नियंत्रण बताए हैं, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव। मान लो एक बच्चा है, उसके व्यवहार को कंट्रोल करना है, तो 2 तरीके हो सकते हैं। एक, आप उसे बताओगे ये व्यवहार करने हैं, दूसरा ये सारे व्यवहार आपको नहीं करने। बट उसे कैसे पता चलेगा कि इन व्यवहारों को करने से फ़ायदा है या इन व्यवहार को करने से नुकसान है? जब आप उसके व्यवहार के बाद कुछ प्रतिक्रिया दोगे। मान लो स्कूल का माहौल लेते हैं हम, स्कूल में एक बच्चा है, टाइम से आता है, यूनिफॉर्म पहनता है, प्रेयर में खड़े होता है, क्लासमेट्स के साथ अच्छे से बिहेव करता है, अपने टीचर्स के साथ अच्छे से बिहेव करता है, सारे रूल्स फॉलो करता है। तो बेस्ट स्टूडेंट का उसे पुरस्कार दिया जाए या उसे अवार्ड दिया जाए, उसकी प्रशंसा की जाए, तो उसे लगेगा कि अच्छा ये सारे व्यवहार अच्छे हैं, इन्हें मैं कर सकता हूँ, क्योंकि इससे मेरा सम्मान बढ़ रहा है, लोग मुझे अच्छा बोले, मेरी तारीफ कर रहे हैं, सब मुझे अच्छी नज़र से देख रहे हैं। दूसरी तरफ अगर वही लड़का नियम से ना आए, यूनिफॉर्म ना पहने, जूते पॉलिश ना करे, बस सभी बच्चों के साथ लड़ाई झगड़े करे, सबको परेशान करे, टीचर्स के साथ भी अजीब सा बिहेव करे, मीन्स वो अच्छे व्यवहार ना करके गलत व्यवहार कर रहा है। अब अगर ऐसा व्यवहार कर रहा है तब भी उसकी प्रशंसा की जाए तो वो गलत होगा। तो उसे रोकने के लिए क्या करा जाएगा? उसे दंड दिया जाएगा या उसे डांटा जाएगा, क्लास के बाहर खड़ा कर दिया जाएगा। तो ये जो दंड देने का तरीका है, इसके ज़रिए हम उसे बता रहे हैं कि ये सारे जब आप व्यवहार करोगे तो वो एक्सेप्टेड नहीं है। मीन्स ये जो तरीका है दंड देने का, वो निगेटिव सोशल कंट्रोल है। और जहाँ पे आप उसकी प्रशंसा कर रहे हो, उसे एडमायर कर रहे हो, वो हो जाएगा पॉजिटिव सोशल कंट्रोल। एक तरह से आप अभी भी उसके व्यवहार को कंट्रोल ही कर रहे हो कि आपको टाइम से ही आना है, आप लेट आ ही नहीं सकते। उसका व्यवहार कंट्रोल्ड हो गया ना, यूनिफॉर्म ही पहनी है, आप कुछ और नहीं पहन सकते। उसके व्यवहार को सही दिशा दिखाना या एक निश्चित दिशा दिखाना जैसी हम चाहते हैं, चाहे वो आप पुरस्कार के जरिए करो, चाहे वो दंड के जरिए, दोनों ही तरीके से हम उसके व्यवहार को कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन जब आप पुरस्कार देते हो तो वो हो जाता है सकारात्मक, और जब आप उन्हें दंड देते हो तो वो हो जाता है नकारात्मक। इसीलिए किम्बल यंग ने सामाजिक नियंत्रण के जो 2 टाइप बताए हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव बताए हैं। पॉजिटिव नेगेटिव अच्छे से याद हो जाएगा। तो 3 नाम मेनली आपको याद रखने हैं, कूले का चेतन और अचेतन, कार्ल मेनहाइम का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, किम्बल यंग का सकारात्मक और नकारात्मक। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, नियंत्रण का तरीका बदल सकता है पर उद्देश्य समाज में व्यवस्था बनाए रखनी है। यानी अगर आप चाहो तो आप उसे पुरस्कार द्वारा नियंत्रित कर सकते हो, चाहो तो दंड द्वारा नियंत्रित कर सकते हो। मतलब बच्चों के व्यवहार को पुरस्कार द्वारा भी कंट्रोल किया जा सकता है, दंड द्वारा भी। लेकिन मेन उद्देश्य क्या है? स्कूल की व्यवस्था को बनाए रखना। ये तो एक स्कूल का एग्जाम्पल है, लेकिन समाज में भी यही चीज़ें लागू होती हैं कि आप अगर उन्हें कानून का डर दिखा के या शासन व्यवस्था का डर दिखा के रोक रहे हो तो भी, और अगर अपने रीति रिवाज परंपराओं के जरिए उनको रोक रहे हो तो भी, दोनों ही तरीकों से आप उन्हें नियंत्रित क्यों कर रहे हो? ताकि समाज की व्यवस्था बनी रहे। तो इन तीनों के अनुसार हमने सामाजिक नियंत्रण के वर्गीकरण को जान लिया। अब मोटा मोटा समझ लो, मुख्य रूप से 2 प्रकार के नियंत्रण बताए गए हैं, एक औपचारिक, एक अनौपचारिक। अब औपचारिक के अंतर्गत आप किन किन साधनों को रख सकते हो? राज्य आ जाएगा, कानून या विधि जिसके ज़रिए आप नियम लगाते हो और दंड प्रावधान है। तीसरा पॉइंट है जनमत। चौथा है नेता वगैरह। जितने भी साधन हैं, जितने भी नाम आप सुन रहे हो, ये सारे क्या हैं? सामाजिक नियंत्रण के औपचारिक साधन हैं, फॉर्मल मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल। और जहाँ पे शब्द आ जाएगा फॉर्मल या औपचारिक, मतलब वहाँ पे नियमबद्धता रहेगी, वहाँ पे काम करने का एक तरीका होगा, एक व्यवस्था होगी। राज्य सामाजिक नियंत्रण का सबसे महत्वपूर्ण साधन होता है। ये कानून बनाता है, उन्हें लागू करता है और उनके उल्लंघन पे क्या देता है? दंड देता है। फॉर एग्जाम्पल ट्रैफिक रूल्स। दूसरे नंबर पे आता है कानून। कानून का निर्माण या कानून के बारे में जितने भी नियम हैं, वो सारी चीज़ें निर्मित होती हैं राज्य के द्वारा, संसद या सदनों से पास होकर। तो जिनके पालन करने के लिए सभी को अनिवार्यता होती है, वो सारी चीज़ें आती हैं कानून के अंतर्गत। और अगर आप उसका उल्लंघन करते हो तो आपको भारतीय दंड संहिता के तहत सजा भी होती है। तीसरा साधन है जनमत, यानी पब्लिक ओपिनियन।
कोई भी समाज वहाँ के लोगों द्वारा बनता है और वहाँ के लोगों के अपने अपने कुछ विचार होते हैं। पर जब सामूहिक रूप से किसी एक विचार पे सबकी सहमति हो जाती है तो उसे हम कहते हैं सामूहिक राय या सामूहिक धारणा या सामूहिक चेतना या जनमत। और उन धारणाओं के अनुरूप अगर कोई व्यवहार नहीं करता है तो उसे सामाजिक आलोचना का सामना करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे लोगों में अब धारणा बन चुकी है कि दहेज लेना या देना ये अच्छी बात नहीं है, तो अब धीरे धीरे इसको कम किया जा रहा है। एक टाइम पे ये चीज़ काफ़ी कॉमन हुआ करती थी तो इसमें कोई बुराई नहीं थी, लोग उसी अकॉर्डिंग बिहेव करते थे। बट जहाँ पे पब्लिक ओपिनियन आता है, जहाँ पे लोग सहमत हो जाते हैं एक तरह के विचार पे, तो उसके अनुरूप व्यवहार करना समाज के लोगों का कर्तव्य हो जाता है। तो एक तरह से जनमत भी सामाजिक नियंत्रण का एक साधन है, वो बताता है कि आपको इस तरह से व्यवहार करने हैं। सेकेंड एग्जाम्पल हम ले लें, बाल विवाह। एक टाइम था ये बहुत कॉमन सा था, सब इसे स्वीकार करते थे तो लोग करते थे। आज के टाइम पे पब्लिक ओपिनियन में बाल विवाह स्वीकृत नहीं है, तो आज के टाइम पे अगर कोई बाल विवाह करता हुआ पाया गया तो उसको लोग हीन भावना से देखते हैं या आलोचना या कानूनी प्रक्रिया द्वारा उसे दंड भी मिल सकता है। तो आज के टाइम पे बाल विवाह को कोई सपोर्ट नहीं करता। या विधवा पुनर्विवाह के बारे में अगर हम बोले, एक टाइम था इसमें लोगों की राय थी कि नहीं, विधवाओं को पुनर्विवाह की आवश्यकता नहीं है। आज के टाइम पे आप कर सकते हो। विवाह विच्छेद को लेके पहले की राय में और आज की राय में अंतर है, तो उसके अनुरूप लोग व्यवहार करते हैं। तो जनमत एक महत्वपूर्ण साधन है सामाजिक नियंत्रण का। अगले साधन की बात करें तो नेता अपने अनुयायियों के व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। छात्र नेता हो गए, धार्मिक संस्थाओं के जो नेता हैं, मजदूर संघ के नेता हैं। तो नेता या लीडर जो होते हैं वो अपने लोगों को सही दिशा दिखाते हैं, नियमों का पालन करवाते हैं। अगर महात्मा गांधी का एग्जाम्पल हम लें तो उन्होंने सत्याग्रह, अहिंसा का संदेश देके सभी लोगों के व्यवहार को निर्देशित किया या नियंत्रित किया कि हाँ, आप हिंसा मत करो। अदरवाइज अगर देखो तो आँख के बदले आँख, खून के बदले खून, इस तरह के नियम भी चलते आए हैं। अगला पॉइंट है प्रचार प्रसार का माध्यम। प्रचार प्रसार के माध्यम से भी सामाजिक जागरूकता फैलाई जाती है, लोगों के बिहेवियर को कंट्रोल किया जाता है। एग्जाम्पल यहाँ पे है, आप देख सकते हो स्वच्छ भारत अभियान, शिक्षा व्यवस्था के एग्जाम्पल के बारे में हमने बहुत अच्छे से बात कर ली। तो औपचारिक जो साधन होते हैं समाज में नियम को लागू करते हैं, व्यवस्था बनाए रखते हैं और गलत कार्य को रोकने के लिए अनिवार्य होते हैं। तो सामाजिक नियंत्रण के औपचारिक साधन वे साधन होते हैं जिनके द्वारा समाज में स्थापित नियमों का पालन करवाया जाता है, और जो स्थापित नियम है अगर आप उनका पालन नहीं करोगे तो आवश्यकता अनुसार दंड भी दिया जाता है। और ये कौन कौन करता है? ये साधन राज्य तथा उसकी संस्थाओं द्वारा संचालित होते हैं। तो हमने सामाजिक नियंत्रण के औपचारिक साधन के बारे में बात कर ली। अब हम बात कर लेते हैं सामाजिक नियंत्रण के अनौपचारिक साधन के बारे में, इनफॉर्मल मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल। सामाजिक नियंत्रण के अनौपचारिक साधन जो होते हैं ये समाज के लोगों पे अनौपचारिक तरीके से, मीन्स प्रेम, विश्वास, धर्म, परंपरा, इन सब के माध्यम से समाज के लोगों को नियंत्रित करते हैं या समाज के संगठन को बनाए रखते हैं। एक एक करके इनको देख लेते हैं। पहला है विश्वास, दूसरा है धर्म एवं नैतिकता, तीसरा है जनरीति, चौथा है लोकाचार, पांचवा है प्रथाएं। विश्वास, समाज में प्रचलित धारणा जिन पर लोग विश्वास करते हैं और उसी के अनुरूप व्यवहार करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पाप करने से आपको नर्क मिलेगा या अच्छे कर्म का अच्छा फल होता है, कर्मा का नियम आपने सुना होगा, ईश्वर सब कुछ देख रहा है। ये सारी चीज़ें किस तरह काम करती हैं? ये व्यक्ति के मन में बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव डालती हैं। इन सारी धारणाओं से अच्छी जो चीज़ें हैं वो उन्हें प्रेरित करते हैं अच्छे व्यवहार करने के लिए, और गलत जो आदतें हैं या गलत जो व्यवहार करने के तरीके हैं वो डर पैदा करते हैं कि गलत कर्म करेंगे तो हमें उसका गलत परिणाम मिलेगा। तो उस डर से व्यक्ति के व्यवहार पे नियंत्रण रहता है। दूसरा पॉइंट है धर्म एवं नैतिकता। धर्म क्या है? अदृश्य या अद्भुत शक्ति में विश्वास है, ईश्वरीय शक्ति में विश्वास है। जबकि नैतिकता क्या होती है? वो सही और गलत का ज्ञान है, क्या करना सही है, क्या करना नहीं सही है। किसी के साथ गलत व्यवहार करना, चोरी करना, ये जो है ये सही नहीं है। और अगर आप सच बोल रहे हो, बड़ों का सम्मान कर रहे हो, लोगों की मदद कर रहे हो, मानवता आपके अंदर है, ये सारे अच्छी चीज़ें हैं या सही चीज़ें हैं। तो एक चीज़ है सही, एक चीज़ है गलत। इसका ज्ञान होना और कब क्या करना है, कब क्या नहीं करना है, किसी भी परिस्थिति में हमें गलत कदम नहीं उठाने, गलत व्यवहार नहीं करने हैं, ये सब का ज्ञान हो जाना और एक निश्चित धर्म में किसी अदृश्य शक्ति में विश्वास करके उसके सिद्धांतों को लेके चलना, ये धर्म और नैतिकता के अंतर्गत आते हैं।
और धर्म और नैतिकता के जो नियम हैं वो लोगों को अच्छे कार्य करने और बुरे कार्यों से बचने के लिए प्रेरित करते हैं। तो ये एक तरह से उनके व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। तीसरा पॉइंट है जनरीति। जनरीति का मतलब क्या होता है? वे व्यवहार के सामान्य तरीके जिन्हें समाज की स्वीकृति प्राप्त होती है। मीन्स आप घर में हो तो बड़ों का सम्मान करोगे, कोई बाहर से आपके यहाँ गेस्ट आ रहे हैं नमस्ते करो या उनके पैर छुओ, आप कपड़े अच्छे साफ सुथरे पहनो, खाना खाते समय शिष्टाचार मेंटेन करना, ये जो चीज़ें होती हैं सिविक सेंस जिसे आप बोलते हो, ये भी ज़रूरी है। अगर आप इस तरह से व्यवहार नहीं कर रहे हो तो आपको लोग बोलेंगे इसे बिल्कुल भी तरीका नहीं है, ये बिल्कुल भी मैनर्ड नहीं है, शिष्टाचार नहीं है, असभ्य तरीके का व्यक्ति है। देखो, जनरीति डेली रूटीन है, पालन करो तो भी, नहीं करो तो भी, दोनों ही सिचुएशन आपके ऊपर डिपेंड करती है आप फॉलो करना चाहते हो या नहीं। बट ये है जनरीति अगर फॉलो नहीं करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग यही कहेंगे इसको बिल्कुल तरीका नहीं पता, ये बिल्कुल अच्छा नहीं, आपसे दूरी बनाएंगे। लेकिन लोकाचार ऐसी चीज़ होती हैं जिन्हें आप पालन ना करोगे तो आपको समाज से बहिष्कृत किया जा सकता है या आपको सामूहिक तिरस्कार या निंदा का सामना करना पड़ सकता है। तो लोकाचार जुड़ा होता है नैतिकता से, यानी जहाँ पे सही गलत इन्वॉल्व है। और अगर आप सही कर रहे हो तो आप स्वीकृत हो, अगर आप गलत कर रहे हो यानी आपको लोग अपने समाज का हिस्सा नहीं मानेंगे या आपको बहिष्कृत कर देंगे। तो बहिष्कृत होने के डर से मनुष्य अच्छे तरीके से व्यवहार करता है। समाज के सदस्य होने के नाते व्यक्ति सामाजिक लोकाचार का पालन करता है। अगला पॉइंट है प्रथाएं, कस्टम। वे व्यवहार जो लंबे समय से चले आ रहे हों और समाज द्वारा स्वीकार किए गए हों। इसके पीछे का लॉजिक देना हर बार पॉसिबल नहीं है आपके लिए। अब विवाह की जो रस्में हैं वो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रही प्रथाएं हैं। हिंदू विवाह में अपनी ही जाति में विवाह करना, कुछ निश्चित अनुष्ठान है, रिचुअल्स हैं, उनको पूरा करने के बाद ही आपकी शादी या विवाह संपन्न माना जाएगा। या त्यौहार मनाने की जो परंपरा है, दिवाली में दिए जलाने, होली में रंगों से खेलना, उनसे पहले आपको घर में पूजा करनी है। ये एक तरीका है व्यवहार करने का जो लंबे समय से चला आ रहा है, और लंबे समय यानी कई पीढ़ियों से, और इसे समाज द्वारा स्वीकृति प्राप्त है। और अक्सर देखा गया कि प्रथाओं का पालन व्यक्ति चेतन अथवा अचेतन दोनों ही रूप में करता है। C.H. कूले ने 2 प्रकार के सामाजिक नियंत्रण बताए थे, एक कॉन्शियस एक अनकॉन्शियस, चेतन अथवा अचेतन। इनका पालन हम चेतन रूप में भी कर सकते हैं, अचेतन। कई चीज़ें हैं जिनमें हमें पता होता है कि हाँ ये चीज़ें इस तरह से या इस वजह से करी जा रही हैं, कुछ के नियम या उसके पीछे का लॉजिक समझ में नहीं आता है, बट हम करे आ रहे हैं, इतने सालों से हमारे पूर्वज कर रहे हैं, समाज द्वारा इसे स्वीकृति प्राप्त है, हमें भी समाज की स्वीकृति चाहिए, इसलिए ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है और इनका पालन सामाजिक स्वीकृति पाने के लिए किया जाता है। तो विश्वास, धर्म एवं नैतिकता, जनरीति, लोकाचार, प्रथाएं, परिवार, मित्र मंडली, ये सारे क्या हैं? अनौपचारिक साधन हैं, और ये आपको लिखित रूप में डॉक्यूमेंटेड तरीके से सजा या जुर्माने के जरिए आप पे कंट्रोल नहीं रखते हैं। ये रखते हैं आप पे कंट्रोल कैसे? प्रेम, विश्वास, परंपराओं के जरिए। देखो, हमने बात करी है सामाजिक नियंत्रण के औपचारिक और अनौपचारिक साधन अथवा अभिकरण के बारे में। देखो, साधन और अभिकरण 2 शब्द हैं, ये आपको लिखे हुए मिल सकते हैं, बट इन दोनों में फ़र्क है। तो सामाजिक नियंत्रण के अभिकरण क्या होते हैं और साधन क्या होता है, इनके बीच के अंतर को समझ लो, फिर ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो बात कर लेते हैं अभिकरण एवं साधन में अंतर को। अभिकरण का तात्पर्य ये होता है कि आप पे सोशल कंट्रोल कर कौन रहा है, किन के ज़रिए आप पे सोशल कंट्रोल हो रहा है, कौन सी ऐसी संस्थाएं हैं या समूह हैं या संगठन हैं जो आप पे नियंत्रण कर रही हैं, वो होता है अभिकरण। लेकिन जब बात करते हैं साधन की, तो जो भी संस्थाएं या संगठन है वो आप पे नियंत्रण कर रही हैं, तो वो किस विधि द्वारा या किस तरीके से कर रही हैं, उस तरीके को हम बोलते हैं साधन। फॉर एग्जाम्पल, हमने बात करी थी स्कूल की। स्कूल क्या है? एक अभिकरण है। वो पर स्कूल में नियंत्रण कैसे बनाया जा रहा है, वो पॉजिटिव तरीके से भी हो सकता है, नेगेटिव तरीके से। वो दंड के भी जरिए बच्चों पे नियंत्रण लगा सकते हैं, पुरस्कार के भी जरिए, यानी 2 तरीके होंगे ना। अभिकरण एक है स्कूल, पर तरीका सामाजिक नियंत्रण का 2 है, एक है पॉजिटिव, एक है नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव सोशल कंट्रोल के बारे में किसने बात करी है, आई होप आपको पता होगा, हमने उसको डिस्कस किया है। तो ये जो 2 तरीके हैं ये हो गए साधन, और स्कूल हो गया अभिकरण। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि वे समूह, संगठन एवं
सत्ता जिनके माध्यम से नियंत्रण को समाज पर लागू किया जाता है क्या कहलाती हैं? एजेंसी। सामाजिक नियंत्रण के अभिकरण, यानी कौन नियंत्रण कर रहा है वो बताता है अभिकरण। फॉर एग्जाम्पल परिवार, राज्य, शैक्षणिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं, समूह, संगठन इत्यादि ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो समाज के लोगों पे नियंत्रण लगाती हैं। अब देखो लगाते कैसे हैं, वो कहलाता है साधन। वो विधियां या तरीके जिनके द्वारा कोई भी अभिकरण अपने नियमों एवं आदर्शों को लागू करती है। प्रथाएं, परंपराएं, लोकाचार, लोकमत, प्रचार, पुरस्कार, दंड, ये सारी चीजें क्या है? साधन है। अब ये बताओ कि प्रथाओं का प्रयोग कानूनी तौर से किया जाता है? नहीं, ये पारिवारिक, धार्मिक, सामाजिक तरीका है समाज में सोशल कंट्रोल बनाए रखने का। या परंपराएं हैं, या लोकाचार हैं, लोकमत हैं, ये सारे इनफॉर्मल मीन्स हैं। पर पुरस्कार है, दंड प्रावधान है, ये जो चीजें हैं कानूनी तरीके से नियम लागू करके अगर समाज के लोगों को नियंत्रित कर रहे हो तो वो आपके हो जाएंगे फॉर्मल मीन्स। बट वो हैं क्या? मीन्स है, नॉट एजेंसीज। आप यहाँ देख लो, परिवार एक अभिकरण है, लेकिन किन साधनों का प्रयोग करता है? प्यार, दुलार, डांट, फटकार, पुरस्कार, दंड। जैसे अगर बच्चों को आप बोलते हो कि अगर आप अच्छा काम करोगे तो हम आपको एक चॉकलेट देंगे, ये आपका पुरस्कार हो गया। अगर उसने गलती की तो आप उसे डांट लगा देते हो। तो दंड और पुरस्कार, डांट, फटकार, प्यार, दुलार, ये साधन है किस एजेंसी के? फैमिली के। दूसरी एजेंसी है स्कूल, इसमें नियम, अनुशासन, पुरस्कार, दंड सारी चीजें शामिल है। इन मीन्स के जरिए स्कूल वाली एजेंसी काम करती है बच्चों पे सोशल कंट्रोल बनाए रखने के लिए। तीसरे एग्जाम्पल की बात करें तो राज्य। राज्य भी एक अभिकरण है, एक एजेंसी है जो किन साधनों का प्रयोग करती है? कानून व्यवस्था का प्रयोग करती है, पुलिस का प्रयोग करती है, न्यायालय के जरिए वो लोगों पे नियंत्रण रखती है, और दंड प्रावधान, फाइन वगैरह लगाना, वार्निंग्स देना। तो आपको याद कैसे रखना है? जब आप क्वेश्चन पूछोगे कौन नियंत्रण कर रहा है तो आपको पता चलेगा अभिकरण के बारे में, और आप पूछोगे नियंत्रण कर कैसे रहा है तो वो हो जाते हैं साधन। नियंत्रण करने की विधि या तरीका कहलाता है मीन्स यानी साधन, और नियंत्रण करने वाला व्यक्ति, समूह या संस्था कहलाती है अभिकरण या एजेंसी। तो आई होप अब आपको सामाजिक नियंत्रण से जुड़े इम्पोर्टेंट जितने भी पॉइंट्स थे, जितने भी डाउट्स थे, वो क्लियर हो गए होंगे। आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।